नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। मोदी ट्रंप की जोड़ी आ गई है। इधर शपथ ग्रहण, उधर ट्रंप के वो फैसले जो दुनिया हिला देंगे। पीएम मोदी के रास्ते पर ट्रंप शपथ लेते ही वो भी 200 फैसले जिनसे हड़कंप मचना तय है वो लेने वाले हैं। उन फैसलों के बारे में आपको बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण की वो लाइव तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जिनका दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप का वो ऐलान जो भारत और मोदी को सबसे बंपर फायदा पहुंचाने वाला है, आज उस ऐलान के बारे में भी बताऊंगा। इसके अलावा बात होगी महाकुंभ की, जहां आग लगी या लगाई गई। योगी की पुलिस ने जांच की तो क्या सच निकला। अखिलेश कुंभ की आग में मुद्दा तलाश रहे थे, लेकिन योगी के सिस्टम ने सब कैसे फेल कर दिया यह भी दिखाऊंगा। साथ ही आईआईटी बाबा और वायरल साध्वी दोनों अचानक महाकुंभ से कहां गायब हो गए। आईआईटी बाबा ढोंगी निकले या उन्हें निपटाने की साजिश हुई, इसकी सच्चाई भी आपको बताऊंगा। और अब ट्रैफिक को कहिए बाय बाय, भारत में भी उड़ने वाली कार आ गई है। वो नई कार जो आपके पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की हवा निकाल देंगी, उन कार से आपको मिलवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। कोलकाता के आरजी कर रेप मर्डर मामले में कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई। सियालदा कोर्ट ने संजय रॉय पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए देने की आदेश दिया। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है, यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं है। फैसला सुनाने से पहले संजय रॉय ने कोर्ट से कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कोई अपराध नहीं किया। सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी शरीफुल को लेकर क्राइम ब्रांच ने चौंकाने वाले खुलासे किए। सूत्रों के मुताबिक शरीफुल इस्लाम ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी बांग्लादेशी है और वो घटना को अंजाम देने के बाद वापस भागने की तैयारी में था। शरीफुल ने वारदात के बाद कई बार कपड़े बदले, ठिकाना बदलता रहा ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। जानकारी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ 14 जनसभाएं करेंगे, जिनकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। जानकारी मिल रही है कि सीएम योगी 23 जनवरी को 3 सभाएं करेंगे, 28 जनवरी को 4 सभाएं, 30 जनवरी को 4 सभाएं और करेंगे और 1 फरवरी को 3 सभाएं। संभल हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। संभल हिंसा में दाऊद के करीबी गैंगस्टर शारिक साठा का नाम सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक शारिक के कहने पर ही आरोपी मुल्ला अफरोज संभल हिंसा में शामिल हुआ। यह खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने मुल्ला अफरोज समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अफरोज ने पुलिस के सामने हत्या और हिंसा भड़काने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। जांच में यह भी सामने आया कि जानबूझकर भीड़ पर गोली चलाई गई ताकि हिंसा और भड़के। खनौरी शंभू बॉर्डर पर लंबे समय से आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली कूच का प्लान फिलहाल टाल दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि दिल्ली कूच 26 जनवरी तक स्थगित किया गया है। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार 14 फरवरी से पहले मीटिंग तय करे। यह मीटिंग चंडीगढ़ की बजाय दिल्ली में होनी चाहिए। तो यह तो हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। मोदी ट्रंप की जोड़ी आ गई है बॉस। इधर शपथ ग्रहण, उधर ट्रंप के वो फैसले जो दुनिया हिलाएंगे। पीएम मोदी के रास्ते पर ट्रंप शपथ लेते ही वो 200 फैसले कौन से लेने वाले हैं जिनसे हड़कंप मचना तय है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण की वो लाइव तस्वीरें जिनका दुनिया इंतजार कर रही है, वो भी आपको दिखाऊंगा। और डोनाल्ड ट्रंप का वो ऐलान जो भारत और मोदी को सबसे बंपर फायदा देने वाला है। सबसे पहले इसका चैप्टर। फिल्मों में जय वीरू की जोड़ी बनाना आसान है बॉस, लेकिन रियल लाइफ में 2 वर्ल्ड लीडर्स की जोड़ी बन जाए, जुगलबंदी हो जाए और दोनों एक साथ हों तो एजेंडाधारियों का काल बन जाए, यह बहुत कम होता है। लेकिन ऐसा तब होता है या ऐसा तब होता हुआ माना जाता है जब मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी एक साथ काम करती है। एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार यह जोड़ी फिर बनने जा रही है, क्योंकि अब से करीब करीब 1.5 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। ट्रंप का शपथ लेना इस साल की सबसे बड़ी घटना है। आप भारत में बैठकर सोच रहे होंगे कि ठीक है ना, अमेरिका का नया राष्ट्रपति बन ही गया तो हमको क्या।
इससे हमको क्या, हमें तो सैफ अली खान के हमलावर के बारे में जानना है, हमें तो दिल्ली चुनाव के बारे में जानना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं बॉस। ये सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति की बात नहीं है, इस वक्त हमें नुकसान होगा ये सब आज आपको बताऊं। ट्रंप ने अभी ही ऐसा कौन सा काम कर दिया है जो भारत को बंपर फायदा पहुंचाने वाला है, आज आपको यह भी बताऊंगा। मोदी ट्रंप की जोड़ी क्या धमाल मचाने वाली है, आज इसकी भी बात होगी। लेकिन अभी आप यह समझ लीजिए कि ट्रंप का शपथ सिर्फ अमेरिका में सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि ट्रंप के आने से पूरी दुनिया जो है ना वो 180 डिग्री घूम जाएगी। इसलिए पूरी दुनिया की नजर इस वक्त ट्रंप के शपथ ग्रहण पर है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जो अमेरिका में सत्ता परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा। और जब बात डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता की हो तो फिर धड़कनें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप देखिए जिस नेता की शपथ लेने से पहले ही दुनिया में इतनी उथल पुथल मच गई हो, उसके शपथ लेने के बाद क्या होगा आप सोचिए। भाई ट्रंप के शपथ लेने से ठीक पहले 1 साल से ज्यादा समय से जो हमास से युद्ध चल रहा था इजराइल का, उसका सीज फायर हो गया। ट्रंप के आने से पहले ही कनाडा में पीएम जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी चली गई। ट्रंप के आने से पहले ही अमेरिका में डीप स्टेट अपनी दुकान समेटने लग गया। हिंडनबर्ग ने कहा कि नहीं भैया हम चलते हैं, बद्दुआओं में याद रखना। ट्रंप ने शपथ लेने से पहले ही कनाडा को अमेरिका में 51वां राज्य बनाने की बात कहकर हड़कंप मचा दिया कि कनाडा को तो हम लपेट लेंगे अपने साथ। शपथ लेने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड, पनामा को अमेरिका का हिस्सा बनाने की बात कह चुके। तो भाई ये डोनाल्ड ट्रंप अफलातूनी आदमी है भाई। अमेरिका का प्रेसिडेंट एक तो बनना, उसी की दुनिया भर में चर्चा होती है कि वो क्या सोचेगा क्या करेगा पता नहीं। अब जैसे जो बाइडन थे वो पंप करते रहे यूक्रेन को, लड़ो लड़ो लड़ो, तो दुनिया हुई ना बर्बाद। अब ये भाई आए हैं तो क्या करेंगे, ऊपर से थोड़ा चलते हैं अपने हिसाब से। इसलिए लोग कह रहे हैं कि जो ट्रंप आने से पहले इतना तूफान मचा चुके, उसके आने के बाद क्या होगा। अगले 24 घंटे में ही ट्रंप कैसे ताबड़तोड़ फैसले लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी को क्यों नहीं बुलाया, इस पर जो विवाद है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की एक झलक देखिए, फिर आगे की बात। We won. All over the country, people are happy. We are going to make America great again. Oh, I will act with historic speed and strength and fix every single crisis facing our country. We have to do it. डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी देर में दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे, जिसके लिए ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं। ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। ये वो व्हाइट हाउस है जहां अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। तो जो बाइडेन जो है वो अब जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हैं कि अच्छा हुआ भाई अब तुम निकलो, हो गया, खत्म करो मामला। ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलेनिया ट्रंप भी पहुंची है। व्हाइट हाउस में ट्रंप का स्वागत जो बाइडेन और उनकी पत्नी ने किया। बाइडेन ने ट्रंप को बधाई दी, वेलकम होम कहा। बाइडेन और ट्रंप ने साथ में फोटो भी खिंचवाई। इसके बाद बाइडेन ट्रंप को व्हाइट हाउस के अंदर लेकर गए। ये वो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, आपसे थोड़ी देर पहले की है। इधर ट्रंप के आने से दुनिया का बीपी हाई हो रखा है। ट्रंप का शपथ समारोह इंडोर होने जा रहा है। यह समारोह कैपिटल हिल्स के कैपिटल रोटुंडा हॉल में होने जा रहा है। कैपिटल हिल्स अमेरिका का संसद भवन है, यहीं पर ट्रंप शपथ लेंगे। इससे पहले 1985 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने कड़ाके की ठंड की वजह से अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ इंडोर ली थी। वहां आज कहा जा रहा है कि बहुत ठंड है, इसलिए इंडोर कार्यक्रम रखा गया है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं जो साल 2021 में 20 जनवरी को जो बाइडेन ने शपथ ली थी, तब वो कार्यक्रम खुले आसमान के नीचे हुआ था। लेकिन अब मौसम की वजह से डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण कार्यक्रम इंडोर हो रहा है, अंदर हो रहा है। अमेरिका में नए राष्ट्रपति की शपथ की डेट फिक्स होती है कि 20 जनवरी को ही शपथ ग्रहण होगा, तो आज वो शपथ ग्रहण है। अगर 20 जनवरी को संडे हो तो राष्ट्रपति निजी समारोह में शपथ लेते हैं, फिर अगले दिन सार्वजनिक समारोह आयोजित किया जाता है। अब बस ट्रंप जो है ना थोड़ी देर में शपथ लेने वाले। पूरी दुनिया शपथ ग्रहण का इंतजार कर रही है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रंप का शपथ ग्रहण बहुत ग्रैंड होने वाला है, जिसमें ट्रंप के साथ साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल भी शपथ लेगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अमेरिका में सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ही शपथ लेते हैं। इसलिए आज ट्रंप राष्ट्रपति पद की और जेडी वेंस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। दोनों को अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाएंगे। यह शपथ भी बेहद साधारण शब्दों में होती है। इसमें राष्ट्रपति इस बात की शपथ लेता है कि वो अमेरिका के संविधान का पालन करेगा, अपने पद की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ में महज 35 शब्द होते हैं। इसमें राष्ट्रपति इस बात की शपथ लेता है कि वो अमेरिका के संविधान का पालन करेगा
और अपनी हर जिम्मेदारी को निभाएगा। जो आप देख रहे हैं यही इतना ही इनका शपथ होता है। वैसे ट्रंप के पास तो राष्ट्रपति पद की शपथ लेने का अनुभव भी है, क्योंकि वो 2017 में भी राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके हैं। तब ट्रंप ने 2 बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली थी, जिसमें एक बाइबल ट्रंप को उनकी मां ने तब गिफ्ट की थी जब वो स्कूल में थे, और दूसरी बाइबल लिंकन बाइबल थी, जिसे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने शपथ लेते वक्त यूज किया था। अब सोचिए क्या क्या अमेरिका में हो जाता है। यहां मोदी जी गीता पे हाथ रख के शपथ ले रहे तो कांड हो जाएगा। ट्रंप ने जब शपथ ली थी तो उनकी पत्नी मेलेनिया ने ये दोनों बाइबल अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। ट्रंप इस बार भी दोनों बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ले सकते हैं। अब आप 2017 में ट्रंप की शपथ का वीडियो देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि अब की बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही ट्रंप कौन कौन सा रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे और कौन कौन से बड़े फैसले करने वाले। I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. बस इतना ही होता है, इतने में काम हो जाता है इन लोगों का। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है, क्योंकि 2020 में जो बाइडेन से हारने के बाद माना जा रहा था कि अब ट्रंप का राजनीतिक करियर खत्म हो गया। लेकिन ट्रंप ने जबरदस्त तरीके से जीत हासिल करके कमबैक किया। ट्रंप की यह जीत इसलिए भी ऐतिहासिक होगी क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे, उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हो जाएंगे। भाई, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन जाएंगे। अभी यह रिकॉर्ड जो बाइडेन के नाम है, जिन्होंने 2021 में जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी तब उनकी उम्र 78 साल 2 महीने थी। अब की बार जब ट्रंप शपथ ले रहे हैं तो उनकी उम्र 78 साल 7 महीने है। यह तो एक रिकॉर्ड है जो ट्रंप बनाएंगे, लेकिन ट्रंप एक और रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो 4 साल बाद दोबारा व्हाइट हाउस में एंट्री कर रहे हैं। यानी ट्रंप राष्ट्रपति रहते हुए एक बार चुनाव हारे और फिर दोबारा चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने। ट्रंप से पहले सिर्फ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड ने ऐसा किया था, वो भी 132 साल पहले। तो जैसे नरेंद्र मोदी ने यहां इतिहास रचा कि लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बन गए, उसके पहले उन्होंने नेहरू जी ने किया था, वैसे ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इतिहास रच रहे हैं। क्लीवलैंड 1885 से 1889 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, फिर 1893 से 1897 तक दोबारा राष्ट्रपति बने थे। एक गर्व करने वाली बात यह भी है कि अब की बार ट्रंप सरकार में भारतवंशी भी बड़ी भूमिका में नजर आने वाली। ट्रंप प्रशासन ने कई अहम और बड़े पदों पर भारतीय मूल के लोगों को जिम्मेदारी दी है। भारतवंशी काश पटेल को FBI डायरेक्टर बनाया गया है। 44 साल के काश पटेल का पूरा नाम कश्यप पटेल है। काश पटेल के माता पिता 1970 के दशक में अमेरिका जाकर बस गए थे। विवेक रामास्वामी को अपने नए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE के लिए चुना गया है। इस डिपार्टमेंट को एलन मस्क लीड कर रहे हैं। विवेक इस डिपार्टमेंट के को लीड होंगे। 39 साल, मात्र 39 ईयर्स के विवेक के माता पिता केरल से अमेरिका चले गए थे। ट्रंप की टीम तीसरे भारतवंशी हैं श्रीराम कृष्णन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI नीति को लेकर व्हाइट हाउस के सलाहकार होंगे। भारतवंशी बिजनेसमैन श्रीराम कृष्णन साल 2007 में चेन्नई से अमेरिका जाकर बस गए थे। ट्रंप ने जिन भारतवंशियों पर भरोसा जताया है उनमें जय भट्टाचार्य भी हैं, जिन्हें ट्रंप ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH का प्रमुख बनाया है। जय भट्टाचार्य का जन्म साल 1968 में कोलकाता में हुआ था। ट्रंप की टीम में जगह पाने वाले भारतीय मूल के लोगों में हरमीत ढिल्लों भी हैं। चंडीगढ़ में जन्मी हरमीत ढिल्लों अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हों। यानी बहुत जैसे बिना भारत के दुनिया का काम नहीं चलता, तो बिना भारतीयों के भी कईयों का काम नहीं चलता। ट्रंप की टीम में एक ऐसी शख्सियत भी है जो भारतवंशी नहीं है, लेकिन भारतीय संस्कृति और हिंदू परंपराओं से गहरा रिश्ता रखती हैं। उस शख्सियत का नाम है तुलसी गबार्ड। खुद को प्राउड हिंदू बताने वाली तुलसी गबार्ड अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की डायरेक्टर होंगी। तुलसी गबार्ड हिंदू हितों की बहुत बात जो है वो खुलकर रखती हैं। अमेरिकन समोआ में जन्मी तुलसी गबार्ड की मां कैरोल गबार्ड का झुकाव हिंदू धर्म की तरफ था, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों के नाम हिंदू रखे। तुलसी गबार्ड ने तो पूरी तरह से हिंदू धर्म को अपना लिया है। तुलसी गबार्ड 21 साल की उम्र में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की पहली हिंदू सदस्य बनी थी। सांसद बनने पर उन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी, ये उसकी तस्वीर।
तो ये उनकी टीम में जो भारतीय मूल के लोग हैं या एक तरह से भारत से प्रभावित लोग या हिंदू धर्म से प्रभावित लोग हैं, उनके बारे में आपको बता रहा था। और अब से बस थोड़ी देर में ट्रंप शपथ लेने वाले हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है अब ये गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं शपथ ग्रहण के समारोह की जगह पर। अभी व्हाइट हाउस में थे, अब यहां से जाएंगे। और व्हाइट हाउस से जो है, जो इनका संसद भवन है, वो बहुत दूर नहीं है। मैं जब अमेरिका गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कवर करने के लिए, तो हम लोग कुछ पत्रकार ऐसे थे जिन्हें व्हाइट हाउस के अंदर जाने का मौका मिला था, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब वो संसद में, अमेरिकी संसद में भाषण दे रहे थे, तो अंदर से वो भाषण सुनने का मौका मिला था। तो हमने ये देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये व्हाइट हाउस से अमेरिकी संसद बहुत दूर नहीं है, जहां पर जाकर डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो अमेरिका के लोगों के लिए सबसे बेहतरीन पहला दिन बनाएंगे, सबसे बेहतरीन पहला हफ्ता बनाएंगे और सबसे बेहतरीन पहले 100 दिन बनाएंगे। और इसके लिए उन्होंने भयंकर प्लानिंग भी की हुई। खबर है कि व्हाइट हाउस में करीब 200 फाइलें ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का इंतजार कर रही हैं, जिन पर ट्रंप शपथ लेते ही साइन कर देंगे। 200 फाइल पहले दिन निपटाने का प्लान है भाई का। ट्रंप जिन आदेशों पर साइन करेंगे उनमें ज्यादातर वो वादे हैं जो ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान किए थे। ट्रंप जिन फाइलों पर साइन करेंगे वो असल में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होंगे, यानी ऐसे ऑर्डर जिनके लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। ये ऐसे फैसले होंगे जिनका वादा ट्रंप ने चुनाव के दौरान किया था और जो ट्रंप के विरोधियों को हिलाकर रख देंगे। ट्रंप आज शपथ लेते ही कौन कौन से बड़े फैसलों की फाइल पर साइन करने वाले हैं, उसके बारे में आपको बताता हूं। ट्रंप प्रशासन की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ट्रंप अमेरिका में वो सभी सीमाएं सील करेंगे जिनसे पिछले 4 साल में अवैध प्रवासियों की घुसपैठ बढ़ी। पिछले 4 साल में करीब 1 करोड़ लोग अमेरिका में अवैध तरीके से घुसे हैं। अकेले 2024 में ही 30 लाख लोगों ने अमेरिका में अवैध घुसपैठ की थी। ट्रंप हमेशा कहते हैं कि अमेरिका में बढ़ रहे क्राइम की वजह ये अवैध घुसपैठिए हैं जिन्हें वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पहली फाइल वो साइन करेंगे कि इनको बाहर निकालें। और यहां भारत जैसा हिसाब भी नहीं है कि एनआरसी आने के पहले ही हंगामा मचेगा। यहां घुसपैठिए जो हैं उनके लिए बोलिए तो हंगामा मच जाता है, वहां नहीं, वहां ट्रंप बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई, बोलेंगे निकालो इनको। दूसरा सबसे बड़ा ऑर्डर यह होगा कि ट्रंप की टीम अमेरिका में अवैध प्रवासियों की पहचान करेगी, फिर उनको एक साथ अमेरिका से बाहर करेगी। निकलो बाहर। यानी ट्रंप अवैध प्रवासियों का अमेरिका से मास डिपोर्टेशन करवाएंगे। तीसरा सबसे बड़ा आदेश होगा डीप स्टेट को तबाह करने के लिए ऑपरेशन की शुरुआत करना। इस फैसले का मेन मोटिव होगा अमेरिका के सरकारी सिस्टम में रहकर देश के खिलाफ काम कर रहे लोगों की पहचान करके चुन चुन कर बाहर करना। निकलो बाहर, तमाशा चलेगा तुम्हारा। आ गया ट्रंप, ये वाला हिसाब है। तो उधर जो निकलेगा डीप स्टेट से, उसका इंपैक्ट इंडिया में पड़ेगा बॉस। आप क्या सोच रहे हैं खाली अमेरिका का होगा? वहां बैठ के लोग यहां तबाही मचाना चाह रहे थे, तो यहां जो डीप स्टेट के बैठे हैं एजेंट, उनको आज बरनौल की जरूरत पड़ेगी। अमेरिकी विरोधी ताकतों को लाइन पर लाने के लिए भी ट्रंप आज ही फाइल साइन कर सकते हैं। इस फाइल में कनाडा और मेक्सिको पर 25% तक टैरिफ लगा सकते हैं। यह अमेरिका और मेक्सिको के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और अखंड अमेरिका के प्लान को लेकर पहला सबसे मजबूत कदम भी। इसके अलावा ट्रंप पहले ही दिन जो बाइडेन के कुछ फैसलों को पलट सकते हैं और ट्रंप बाइडेन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की जांच के आदेश भी दे सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि बाइडेन के कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स डीप स्टेट की साजिश का पार्ट थे। आप सोचिए डीप स्टेट कितना खतरनाक है कि राष्ट्रपति से अपना काम करवा ले रहा, हाथ पकड़ गया, हिस्सा वाला मामला है। शपथ से पहले ये देखिए, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप चल दिए हैं शपथ लेने के लिए। ये उसकी तस्वीरें हैं अमेरिका से। शपथ से पहले ही ट्रंप ने जो तेवर दिखाए हैं उससे एक बात पे एकदम क्लियर है, ट्रंप का नया कार्यकाल बहुत धांसू होने वाला है, क्योंकि इस बार ट्रंप कोई कसर छोड़ने के लिए तैयार नहीं और इसमें ट्रंप का साथ देंगे दुनिया के सबसे अमीर शख्स और ट्रंप के खास दोस्त एलन मस्क। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद एक नए विभाग का ऐलान किया था जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE, जिसका मकसद सरकारी दक्षता को बढ़ाना है और इसका जिम्मा ट्रंप ने एलन मस्क को दिया है। ट्रंप ने ट्विटर वाले भैया एलन मस्क को क्या टास्क दिया है यह भी आपको बताता हूं। DOGE के जरिए सरकारी नौकरशाही को खत्म किया जाएगा, सरकारी सिस्टम में बेकार के नियमों को खत्म किया जाएगा, सरकार जो फालतू के खर्चे करती है उसमें कटौती की जाएगी और सरकारी विभागों की वर्कफोर्स को कम किया जाएगा। यानी DOGE के जरिए ट्रंप और मस्क की जोड़ी का टारगेट है अमेरिकी सरकार के बजट को कम करना और इसके लिए बड़े पैमाने पर पैसे और संसाधनों की बर्बादी को रोकना। यानी जो काम नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आते ही भारत में कर चुके थे, ये लाल फीताशाही खत्म करो, ये झुट्ठे का खर्चा खत्म करो, बंद करो, ये सब, वो अब डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं।
पहले दिन से आके ही धड़ाधड़ फैसले लेना, यहां मोदी से लेकर गए हैं उधर डोनाल्ड ट्रंप, और यहां पर खर्चा कम करो वाला हिसाब भी उधर कॉपी कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह को लेकर जो मोदी विरोधी इकोसिस्टम है वो ये माहौल बना रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तो पीएम मोदी का अपना अच्छा दोस्त बताते हैं भाई, दोनों में गजब की केमिस्ट्री है, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को शपथ समारोह में क्यों नहीं बुलाया? जबकि ट्रंप ने भारत से पंगा लेने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को न्योता दिया है। पीएम मोदी के खिलाफ इस तरह की बातें करने वालों को शायद कूटनीति की समझ नहीं। आज ऐसे लोगों की कूटनीति की क्लास लगाना भी जरूरी है। भाई पहली बात तो यह है कि ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सभी करीबी देश के नेताओं को बुला लिया और पीएम मोदी को नहीं बुलाया। सबको बुलाए, पीएम मोदी को नहीं बुलाए तो समझ में आता है। भाई किसको बुलाएं अभी बताऊंगा। दूसरी बात, अगर शपथ ग्रहण में बुलाना ही रिश्तों का पैमाना है तो फिर इस तरह तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूके, जर्मनी, फ्रांस जैसे बड़े देशों के नेताओं को भी नहीं बुलाया, जबकि ये वो देश है जो अमेरिका के क्लोज पार्टनर्स हैं। लेकिन वहां कोई नहीं कह रहा होगा कि वहां के नेता की बेइज्जती हो गई। यहां माहौल बना रहे हैं मोदी जी को तो बुलाए भी नहीं किए। तीसरी बात, जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को नहीं बुलाया लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को न्योता भेजा था, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि चीन के साथ अमेरिका के रिश्ते कितने खराब हैं भाई। हो सकता है कि चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में कुछ और चल रहा हो कि चलो इसी बहाने एक मैसेज देते हैं कि मैं तुमसे रिश्ता सुधारना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी तो दोस्त है ही है। चौथी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने जिन भी वर्ल्ड लीडर्स को न्योता दिया है उसमें से ज्यादातर वो नेता हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान ट्रंप का साथ दिया था, खुलकर उनका समर्थन किया था, इसलिए ट्रंप इस तरह से उनका आभार जता रहे हैं। पांचवी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने जिन भी देशों के नेताओं को बुलाया है उसमें से ज्यादातर छोटे देश हैं, सिर्फ चीन एक अपवाद है। छठी बात, अगर दुनिया के बड़े लीडर्स की बात करें तो ट्रंप खुद मान चुके हैं कि उनके रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन ट्रंप ने तो पुतिन को भी न्योता नहीं भेजा है। तो फिर रूस में तो कोई नहीं कह रहा कि अरे पुतिन को नहीं बुलाया, इतना बढ़िया दोस्त था। सातवीं बात, अमेरिका में अक्सर शपथ ग्रहण समारोह एक घरेलू इवेंट होता है, इसमें अक्सर अमेरिकी जनता की भागीदारी ज्यादा रहती है। ट्रेंड यही रहा है कि फॉरेन लीडर्स इस इवेंट से दूर ही रहते हैं, वर्ल्ड लीडर्स की जगह डिप्लोमेट्स या विदेश मंत्री प्रतिनिधि के तौर पर जाते हैं। यही वजह है कि भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गए हैं। लेकिन आप सोचिए, मतलब मैं सोचता हूं मोदी विरोध के चक्कर में ये लोग किस लेवल पे जाएंगे भाई, कि अपने ही देश के प्रधानमंत्री को किसी तरह से टांग खींच गए, आपको तो बुलाए नहीं। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी को न्योता न देने के सवाल पर अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने जो कहा वो भी सुनना चाहिए। एरिक गारसेटी ने कहा कि उनके मुताबिक शपथ ग्रहण की भीड़ के बीच मुलाकात करने से बेहतर आमने सामने की मुलाकात होती है। एरिक गारसेटी ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि पीएम मोदी जल्दी ही डोनाल्ड ट्रंप से मिलने आएंगे और फिर जब इंडिया क्वाड की मीटिंग को होस्ट करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप भी पहले ही साल में भारत आ सकते हैं, और ये दोनों चीजें अपने आप में ऐतिहासिक हों। तो अमेरिका खुद कह रहा है भाई कि हम भीड़ में कहां बुलाते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी से मिलना मतलब कोई बड़ी डील होगी, बड़ी बात होगी, तो अलग से मिलेंगे आमने सामने बैठ के। जिन लोगों को यह लग रहा है कि शी जिनपिंग को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाकर ट्रंप चीन को ज्यादा भाव दे रहा है, स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है, और क्या ट्रंप चीन के नजदीक और भारत से दूर जाने की नीति पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को यह भी समझना चाहिए कि ट्रंप इसी साल क्वाड की मीटिंग के लिए भारत आ सकते हैं। इस साल क्वाड की मीटिंग को भारत होस्ट करने जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट है कि ट्रंप क्वाड की मीटिंग में शामिल होने के लिए इसी साल अप्रैल में या फिर साल के अंत में भारत आ सकते हैं। क्वाड की मीटिंग में ट्रंप का शामिल होना अपने आप में यह बताता है कि ट्रंप चीन को लेकर ना तो नरम पड़े हैं ना नरम पड़ने वाले हैं, क्योंकि क्वाड तो चीन की विस्तारवादी नीति के काउंटर में बना हुआ है। और ऐसी भी रिपोर्ट है कि ट्रंप के शपथ लेने के अगले ही दिन यानी कल अमेरिका में क्वाड के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हो सकती है। अमेरिका में मौजूद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री से मुलाकात कर भी चुके हैं। इसके अलावा ऐसी भी रिपोर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप के न्योते पर पीएम मोदी इसी साल मार्च से मई के बीच अमेरिका जा सकते हैं, जहां वो ट्रंप से 1-to-1 मुलाकात कर सकते हैं। तो सोचिए आप, इधर ट्रंप सत्ता संभालेंगे, उधर चीन को काउंटर करने के लिए क्वाड के विदेश मंत्रियों की मीटिंग होगी। फिर भी माहौल बनाया जा रहा है चीन को बुला लिया, मोदी जी को नहीं बुला। इसी में खुश हो लो तुम, और क्या है। मोदी विरोध में कुछ लोग इतने बह जाते हैं ना कि वो ट्रंप और मोदी की दोस्ती और उनकी जुगलबंदी तक को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि एक नहीं कई बार ट्रंप डंके की चोट पर खुद को पीएम मोदी का दोस्त बता चुके हैं। ट्रंप मोदी के दोस्त भी हैं, उनके जबरदस्त फैन भी हैं। अभी पिछले महीने अक्टूबर में ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था कि वो सबसे अच्छे इंसान हैं और वो उनके दोस्त हैं। ट्रंप जब चुनाव जीते थे तो पीएम मोदी उन कुछ चुनिंदा नेताओं में से एक थे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की थी, उन्हें बधाई दी थी। अगर स्टाइल ऑफ वर्किंग और विचारधारा की बात भी करें तो पीएम मोदी और ट्रंप कई मायनों में एक जैसे हैं। आप खुद सुनिए कैसे कई मौकों पर डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। फिर आपको बताऊंगा ट्रंप कैसे भारत के जबरा फैन भी हैं और वो फैसला ट्रंप का जो भारत के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है।
started out by his father's side as a Chihuahua, a tea seller. When he was a young man, he worked at a cafeteria in this city. Stand up. Everybody loves him, but I will tell you this, he's very tough. Well, my personal chemistry is as good as it can get. I have great respect, I have great admiration, and I really like him. That's another thing. And he's a great gentleman and a great leader. And I remember India before, now not intimately, but I remember India before, and it was very torn. There was a lot of dissension, a lot of fighting, and he brought it all together. Like a father would bring it together. And maybe he's the father of India. जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो भारत में भी उनकी जीत के लिए प्रार्थनाएं हो रही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उन नेताओं में से हैं जो हमेशा भारत के समर्थन की बात करते हैं। ट्रंप हमेशा कट्टरपंथियों की क्लास लगाते हैं। ट्रंप अकेले अमेरिकी नेता हैं जो हिंदुओं की भी बात करते हैं। ट्रंप एक नहीं कई बार कह चुके हैं कि वो भारत और हिंदुओं से प्यार करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इकलौते नेता हैं जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ खुलकर बोला था। ट्रंप कई मौकों पर हिंदुओं की तारीफ कर चुके हैं। ये आपको लाइव तस्वीरें भी साथ साथ दिखाता चल रहा हूं। ट्रंप ने कहा था कि वो हिंदुओं के फैन हैं, हिंदू बहुत शानदार होते हैं। एक बार सुनिए भारत और हिंदुओं को लेकर ट्रंप क्या कह चुके हैं, इसका क्या मतलब है बांग्लादेश के लिए आने वाले वक्त में वहां क्या हो सकता है, और ट्रंप के आने से कैसे वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है ये बताऊंगा। लेकिन पहले एक बार ट्रंप को सुनिए। Something in Houston, do you remember? Right? That's right. Howdy Modi. That was a big deal. I told him, he said, I'd love to have you go. If we were elected, India would have a true and great friend in the White House. And I can tell you, you have never had a better friend as president than President Donald Trump. That I can tell you. अब ये भी समझिए, ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण समारोह की जगह पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ जो बाइडेन भी नजर आ रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। अब से बस कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण शुरू होने वाला है। ये उसकी तस्वीरें हैं। अब लेकिन ये समझिए कि ट्रंप के आने के बाद भारत के लिए क्या बदल जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप के आने के बाद भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस की पार्टनरशिप बहुत तेजी से आगे बढ़ी। खबर यह है कि पिछले हफ्ते ही अमेरिका और भारत के बीच डिफेंस डील को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें यह चर्चा की गई है कि भारत और अमेरिका कैसे अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को और बढ़ाएंगे। मीटिंग के दौरान भारत का फोकस मेक इन इंडिया पार्टनरशिप के जरिए ही डिफेंस डील करना था। आने वाले वक्त में जो उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द भारत और अमेरिका के बीच में फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर बड़ी डील हो सकती है। इसके अलावा GE-414 एयरक्राफ्ट इंजन। ट्रंप राज का आगाज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारों के बीच हो रहा है, लेकिन अमेरिका में जब भी सत्ता का चैप्टर बदलता है तो पूरी दुनिया की कहानी एक तरीके से बदल जाती है। और इस बार ट्रंप ने अपने इरादे पहले ही जता दिए, बता दिए कि उनकी सत्ता में कौन सुख भोगेगा और कौन रोएगा। ट्रंप सरकार का एजेंडा तय है और टारगेट भी। ट्रंप का पहला टारगेट है रूस यूक्रेन युद्ध को रोकना, दूसरा है मिडिल ईस्ट की अराजकता को खत्म करना, तीसरा है वर्ल्ड वॉर की आशंकाओं को खत्म करना, और चौथा है घुसपैठियों को अमेरिका से निकालने का अभियान चलाना। पांचवां टारगेट है अमेरिका की डीप स्टेट, कट्टरपंथी और आतंकवाद को खत्म करना। छठा टारगेट है चीन का वर्चस्व खत्म करना। एक बार सुनिए ट्रंप ने शपथ ग्रहण से पहले ही क्या बड़ा ऐलान किया है, फिर आपको बताऊंगा कि ट्रंप इफेक्ट क्या चीज है। I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening. And you have no idea how close we are. डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो रोकने की कगार पर हूं, मैं मिडिल ईस्ट का क्राइसिस खत्म करने की कगार पर हूं। और कुछ लोगों को यह लग रहा होगा कि ट्रंप युद्ध रुकवाने की बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो ऐसा कर भी पाएंगे? 100 दिन के भीतर ट्रंप पुतिन के साथ समझौते की प्लानिंग कर रहा है। ट्रंप की दलील है कि यूक्रेन युद्ध रुकेगा तो अमेरिकी संसाधन का दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल भी बंद होगा, अमेरिका का करोड़ों डॉलर बचेगा। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यह है कि चीन जो यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस के साथ आ चुका है, रूस से अगर ट्रंप की डील हो जाती है तो चीन को अलग थलग करने में भी ट्रंप कामयाब हो जाएंगे। यूक्रेन को आज यूरोपीय देश झोली भर भर कर चंदा और हथियार दे रहे हैं।
ट्रंप इसी पर ब्रेक लगाने वाले हैं। यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की मदद करने वाले यूरोपीय देश नेटो के मेंबर हैं और नेटो देशों के बीच में डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और हथियारों की खरीद फरोख्त आसानी से होती है। सभी नेटो देश एक दूसरे की मदद भी करते हैं और नेटो के यूरोपीय मेंबर्स अमेरिकी तकनीक वाले हथियार ही यूक्रेन को खैरात में बांट रहे हैं, जबकि आज की तारीख में नेटो का 68% खर्चा तो अमेरिका उठाता है। बाकी बचा हुआ जो खर्चा है वो सारे यूरोपीय देश मिलकर उठाते हैं। ट्रंप ने बोल दिया कि नेटो चलेगा तो अमेरिका के हिसाब से चलना होगा, बॉस इतना पैसा दे रहे हैं, तुम अपनी मर्जी से चलोगे, और नहीं तो फिर नेटो का खर्चा यूरोपीय देश उठाए। अपना मन चलाना तो खर्चा भी ना उठाना पड़ेगा। यानी नेटो का कान मरोड़ कर ट्रंप यूक्रेन युद्ध पर ब्रेक लगा सकते हैं, और एक बार यूक्रेन युद्ध रुक गया तो बॉस इंडिया की और चांदी हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं, अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो पूरी दुनिया की तस्वीर बदल सकती है और इसका बड़ा फायदा भारत को हो सकता है। क्योंकि अगर अभी आप देखेंगे, आप कहेंगे रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, अगर युद्ध रुक भी गया तो भारत का क्या फायदा होगा, वो आपको बताता हूं। यूक्रेन युद्ध से, रूस यूक्रेन युद्ध ये जो लगातार चला आ रहा है, इससे नुकसान क्या हुआ है? दुनिया की जो जीडीपी है, दुनिया की जीडीपी बॉस वो 1% डाउन चली गई है। 1% दुनिया की जीडीपी कह रहा हूं। एक साल में कितना नुकसान हुआ है? 130 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। 130 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है बॉस दुनिया को, और महंगाई 2% बढ़ गई। क्योंकि यह ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, इसलिए युद्ध अभी भारत की विकास की गति में भी स्पीड ब्रेकर बना हुआ है। भारत इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आईएमएफ फिर कह रहा है कि साल 2025 में भी भारत की ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज्यादा 6.5% रहने वाली है। लेकिन आप सोचिए, अगर युद्ध पर रोक लग गई तो ये जो ऐसे संकट में भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी हुई है, फिर तो और घनघना के भाग जाएगी, ऊपर बढ़ जाएगी। इसीलिए अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो युद्ध रोकने जा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को हो सकता है। ये शपथ ग्रहण शुरू होने के पहले की तस्वीरें हैं। कई आप मेहमानों को देख रहे हैं, सुंदर पिचाई वहां दिख रहे हैं। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी भी पहुंचे हुए हैं वहां पर, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल पाठशाला में अगली क्लास। महाकुंभ में आग लगी या लगाई गई? योगी की पुलिस ने जांच की तो क्या सच निकला? अखिलेश कुंभ की आग में मुद्दा तलाश रहे थे, लेकिन योगी के सिस्टम ने सब फेल कर दिया। आईआईटी बाबा और वायरल साध्वी दोनों अचानक महाकुंभ से कहां गायब हो गए, अब इसका जान। प्रयागराज में सनातन का सबसे बड़ा आयोजन चल रहा है, महाकुंभ, जिस पर दुनिया की नजरें हैं। 144 साल में हो रहे अद्भुत महाकुंभ की हर छोटी बड़ी घटना की देश दुनिया में चर्चा हो रही है। ऐसे में महाकुंभ में आग लग जाए तो अपने आप में बेहद खतरनाक खबर है, और कल यानी रविवार को ऐसा ही हुआ। महाकुंभ में भयंकर आग लग गई। एक बार के लिए तो ऐसा लगा कि करोड़ों की भीड़, हजारों लाखों तंबू और टेंट, ऐसे में आग लगी है तो पता नहीं क्या क्या भस्म हो जाएगा, कहीं पूरा महाकुंभ बर्बाद ना हो जाए, कितने लोगों की जान जाएगी। लेकिन यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैनेजमेंट है कि आग से सिर्फ तंबू जले, किसी एक व्यक्ति की जान नहीं गई, सबकी जान बच गई। आग लगने के आधे घंटे के अंदर उस भयंकर आग पर काबू पा लिया गया, मात्र आधे घंटे के अंदर। आप खुद सोच के देखिए कि महाकुंभ जैसे महाआयोजन में आग लगना कितना खतरनाक है, पता नहीं क्या क्या हो सकता था। लेकिन सीएम योगी की मुस्तैदी की वजह से, उनकी तैयारियों की वजह से बड़ा हादसा टल गया, जान माल की कोई हानि नहीं हुई। सीएम योगी ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी भी महाकुंभ के आयोजन पर पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। आग लगने की घटना के बाद पीएम मोदी ने सीएम योगी को फोन किया, पूरी जानकारी ली पीएम मोदी ने कि बताइए योगी जी क्या हुआ है, ठीक से है, अब नहीं है, लोग ठीक हैं कि नहीं। सोचिए आप किस लेवल पर केंद्र और यूपी सरकार महाकुंभ को लेकर सेंसिटिव है और एक्टिव है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तैयार बैठे हैं कि महाकुंभ में कुछ हो और फौरन योगी सरकार पर हमला कर दो। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने महाकुंभ में आग लगने की घटना को सरकार का फेलियर बताने में मिनट नहीं लगाए, यानी अभी हादसा हुआ नहीं, राजनीति शुरू हो गई, वो भी सिर्फ इसलिए कि कहीं महाकुंभ के आयोजन का क्रेडिट सीएम योगी ना ले जाए। लेकिन सीएम योगी के सिस्टम ने सब फेल कर दिया। महाकुंभ में आग कैसे लगी, क्या आग लगी या लगाई गई, उस पर कैसे काबू पाया गया और किस तरह से राजनीति हो रही थी, आज आपको सब बताऊं। लेकिन पहले आपको कल हुई घटना का एक छोटा सा रिकैप दिखाता हूं।
अभी तक से कोई भी हताहत की सूचना नहीं मिली है। सभी आग को रोक लिया गया है। जो साजिश करेगा वो पाताल के नीचे छुपा होगा तो भी निकाल लेंगे। कल यानी रविवार को महाकुंभ में आम दिनों की तरह ही सब कुछ चल रहा था। चारों तरफ चहल पहल थी, लोग आ रहे थे, स्नान कर रहे थे, जा रहे थे। लेकिन शाम 4 बजे के करीब रेलवे ब्रिज, जिसे शास्त्री ब्रिज भी कहते हैं, उसके नीचे भयंकर धुआं दिखने लगा। ऐसा आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर से ही नजर आने लगी। जिस इलाके में आग लगी वो महाकुंभ का सेक्टर 19 था। यहां पर गीता प्रेस के तंबू लगे हुए थे। आप खुद देखिए कि आग कितनी भयंकर दिख रही है। सोचिए, इसको बुझाने के लिए अगर सिस्टम ना होता तो क्या हुआ होता। महाकुंभ में आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया। चारों तरफ इस बात की चर्चा हो रही थी, आग कैसे लग गई, आग से कितना नुकसान हुआ। ये तस्वीरें देखकर किसी को भी ये लगेगा कि आग से सरकार की किरकिरी हो जाएगी। लेकिन महाकुंभ में सीएम योगी ने जो व्यवस्था की है गजब की, और सीएम योगी के मैनेजमेंट के सामने यह आग भी हार मान गई। महाकुंभ के सेक्टर 19 में गीता प्रेस के कॉटेज और तंबू बने हुए हैं। यहीं से आग फैली थी। आग भड़की तो गीता प्रेस के कॉटेज में रखे सिलेंडर्स में धमाका होने लगा। एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिससे आग और तेजी से फैलती चली गई। इधर आग फैल रही थी, उधर प्रशासन अपनी तरफ से आग पर काबू पाने में लगा हुआ था। लेकिन सिलेंडर्स में हो रहे ब्लास्ट से लोगों के मन में डर बैठ रहा था। एक बार देखिए कल महाकुंभ में कैसे सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे थे, जरा देखिए तस्वीर। सिलेंडर ब्लास्ट की आवाज हो रही थी बॉस। महाकुंभ में सेक्टर 19 के ऊपर से ही एक रेलवे पुल गुजरता है। जिस समय आग की लपटें निकल रही थीं, धुआं आसमान में काले बादलों की तरह दिख रहा था, उसी समय रेलवे ब्रिज से एक ट्रेन भी गुजरती दिखी। देखिए मतलब कितना बड़ा कांड हो सकता था। सब बच गए बॉस। आप कल्पना करिए कितना खतरनाक हो सकता था। नीचे भयंकर आग लगी हुई है, सिलेंडर फट रहा है, ऊपर से ट्रेन गुजर रही। इससे पहले कि आग विकराल होती, दूसरे एरिया तक फैलती, प्रशासन ने आग पर कंट्रोल पा लिया, क्योंकि तैयारी थी। आपको हमने पहले ही दिखाया था कि कैसे आग बुझाना है, अगर लग जाए तो इसका पूरा ड्रेस रिहर्सल हुआ था। तो जैसे ही आग लगी तुरंत एकदम एक्टिव हो गई टीम। महाकुंभ में आग जैसी घटनाओं को कंट्रोल करने की तगड़ी व्यवस्था। कल ये दिख भी गया कि इमरजेंसी में फायर सर्विस कितनी तेजी से एक्टिव होकर काम करती है। देखते ही देखते आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ पुलिस के जवान भी आग बुझाने के काम में लगे हुए थे। खुद सीएम योगी, जो कल प्रयागराज में ही थे, वो भी महाकुंभ पहुंच गए और जहां आग लगी थी उसका जायजा लिया। जब मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंच गए तो बाकी प्रशासन कितना मुस्तैद रहा होगा आप सोच सकते हैं। आपको दिखाता हूं कि जब सीएम योगी घटनास्थल पर पहुंचे तो क्या हुआ और कैसे लोग सीएम योगी और प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं। और ये देखिए मैं वहीं पर मौजूद हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं यहाँ मेला क्षेत्र में जो आग लगा था उसका जायजा लेने के लिए, और हम यहीं पर मौजूद हैं। देखिए हम यहीं पर मौजूद हैं। तीन से 4 मिनट में प्रशासन पूरी आ गई और 10 मिनट के अंदर चारों तरफ से प्रशासन ने घेर लिया। आग को काबू में प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग। अगर प्रशासन इतना शीघ्र न करती तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता था कुंभ के लिए। एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो यहाँ पे ऑलरेडी खड़ी थी, चूंकि मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम था। जो भी हो, नहीं वो तो यहाँ पर शुरू पर रहती है। इस आग को बचाने के लिए सबसे ज्यादा पुलिस प्रशासन का धन्यवाद। अमूमन ऐसी कोई घटना होती है तो पुलिस प्रशासन इन लोगों को गाली पड़ रही होती है, कहां थे, आए नहीं टाइम पे, इसलिए कांड हो गया। योगी सरकार की तैयारी देखिए कि पब्लिक तारीफ कर रही है कि बहुत सबको बचा लिए, नहीं तो कांड होता। महाकुंभ के आयोजन की तैयारी सीएम योगी और उनकी सरकार ने काफी पहले से शुरू कर दी थी। एक एक पॉइंट पर चर्चा हुई थी। अब आपने जब पढ़ाई की है तो एग्जाम में कैसे फेल होइएगा, तो वही हुआ। नतीजा यही था कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी किसी की जान नहीं गई। आग लगने से 180 कॉटेज जलकर राख हो गए। बहुत सारे कल्पवासियों का सामान जल गया, कपड़े, बिस्तर, खाने का सामान सब कुछ स्वाहा हो गया, लेकिन किसी की जान नहीं गई, जो बड़ी सफलता है। इस आग में एक कल्पवासी का बक्सा भी जल गया। जब इसे खोला गया तो इसमें कैश निकला। बताया जा रहा है कि बक्से में 1 लाख रुपया था जो जल गया है। आग बुझने के बाद लोगों ने अपना बचा हुआ सामान तलाशने की कोशिश की।
एक रिपोर्ट इस पर देखिए कि कैसे आग भड़की, फिर बताऊंगा योगी सरकार के मैनेजमेंट का कमाल जिससे बड़ा हादसा टल गया। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये ओवरब्रिज आपको दिखाई दे रहा है जो कि प्रयागराज शहर को झूंसी से जोड़ता है। उसके ठीक नीचे गीता प्रेस का ये बड़ा सा कैंप था और वहीं पर ये आग लगी है। पहले सिलेंडर फटा, सिलेंडर फटने के बाद जो है आग लगती है। और मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूं। आप देखिए चारों ओर किस तरीके से सिर्फ काली राख दिखाई दे रही है। फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, पानी डालकर आग को बुझाया गया। और सबसे बड़ी बात है, जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इस आग पर काबू पाने की कोशिश पहले शुरू कर दी थी। यहाँ पर स्टोर रूम था, यानी यहाँ पर सामान रखा हुआ था। यहाँ के एक स्थानीय है। आप यहीं पर थे जब आग लगी? यहीं पे उस समय मैं यहीं पे था। मैं गंगा जी की तरफ आ रहा था तो देखा तो अचानक बहुत तेज धुआं की लपट उठ रही थी और आग इतना तेजी से रूप ले रही थी कि अपने अंदर मतलब डर लग रहा था कि यह कितना फैल जाए। प्रशासन थे, ये एनडीआरएफ के जवान थे, उन लोगों ने तुरंत तत्काल दौड़ के गए और हमारे सामानों को फटाफट हटाते रहे, लेकिन तब तक आग पकड़ चुकी थी। कि इस आग को एक दायरे में सीमित कर लिया जब लोग यहाँ पर पहुंचे, अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। यानी इस चारों ओर से जहां तक आपको अधिकारी या फिर एनडीआरएफ के लोग दिख रहे हैं, इस दायरे से बाहर आग कहीं भी जा नहीं पाई है। ये एक पहली बड़ी सफलता। दूसरी बड़ी सफलता है कि आग लगने के महाकुंभ में आग लगने की खबर मिलते ही प्रशासन तुरंत एक्टिव हो गया। आप देखिए कि कैसे प्रशासन ने आग पर काबू पाया। रविवार को शाम 4:08 पर आग लगने की खबर आई। 10 मिनट के अंदर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के 600 जवान एक्टिव हो गए। फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस के जवानों ने सबसे पहले लोगों को सुरक्षित निकाला। आग वाले इलाके में 400 टेंट्स को चारों तरफ से घेर लिया गया। ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने आग वाले इलाके के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। इस तरह फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तेजी से घटनास्थल पर पहुंची। रेलवे की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची। 45 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के आधे घंटे के अंदर इतनी भयंकर आग बुझा दी गई। महाकुंभ में आग बुझाने में मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन का बड़ा रोल है। सारी एजेंसीज ने मिलकर एक टीम की तरह काम किया, जिसका नतीजा था कि आधे घंटे में सब हो गया। इसी तेजी से का नतीजा है कि महाकुंभ में न तो आग फैली, ना ही भगदड़ मची और ना ही किसी तरह की अफवाह फैली। सीएम योगी ने महाकुंभ के लिए जो इंतजाम किए हैं वो अपने पहले ही टेस्ट में पास हो गए। अब आपको यह भी दिखाता हूं, महाकुंभ में दरअसल 53 फायर स्टेशन बनाए गए हैं और 20 फायर पोस्ट बनाई गई हैं, जबकि पूरे प्रयागराज में 9 फायर स्टेशन है, लखनऊ में 11 फायर स्टेशन। महाकुंभ में 1300 फायरमैन डिप्लॉय किए गए हैं, जबकि प्रयागराज में 175 फायरमैन हैं, लखनऊ में 200 फायरमैन। 300 गाड़ियों की तैनाती की गई है। एक फायर स्टेशन 800 स्क्वायर मीटर कवर कर सकता है। आग लगने पर 3 मिनट पर स्पॉट पर पहुंच सकता है। यह व्यवस्था इस वक्त महाकुंभ में हो रखी है। यानी महाकुंभ में बिना किसी डर के लोग आ सकते हैं और संगम स्नान का आनंद ले सकते हैं। इसलिए आपको यह बातें बता रहा हूं। महाकुंभ में आग लगी और उसे फौरन कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आग लगी कैसे। इसकी भी जांच के आदेश दिए गए। आग क्या लगी या लगाई गई, तमाम चर्चा का विषय बना हुआ है। आग लगने की वजह को लेकर 2 थ्योरीज की चर्चा चल रही है। पहली यह कि खाना बनाते समय लापरवाही से आग लगी, आग लगने से सिलेंडर फटे और आग फैलती चली गई। दूसरी थ्योरी यह है कि टेंट के बाहर से चिंगारी आई थी, उससे आग लग गई। गीता प्रेस जिसके टेंट में आग लगी, उसके ट्रस्टी के मुताबिक आग टेंट के अंदर से नहीं लगी बॉस, आग बाहर से लगी थी। सुनिए एक बार, फिर बताऊंगा कि साजिश की आशंका को लेकर यूपी सरकार ने क्या कहा। जहां हमने बाउंड्री लगाई है, यानी कि पश्चिम की ओर, उस तरफ सर्कुलेटिंग एरिया घोषित किया गया था कि लोग गंगा नहाएंगे। उस तरफ से वो अग्नि की कोई चीज हमारे इस तरफ आई और फिर वो चिंगारी बन करके धीरे धीरे करते हुए हमारे सारे खत्म हो गए वोल्टेज। महाकुंभ में आग लगने से गीता प्रेस के तंबुओं और कॉटेज का ही नुकसान सबसे ज्यादा हुआ। गीता प्रेस के ट्रस्टी ने जो कहा, उससे साजिश की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। योगी सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और अगर किसी ने साजिश की होगी तो अगर वो पाताल में भी छुपा होगा तो उसका बचना मुश्किल है। सुनिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। जो साजिश करेगा वो पाताल के नीचे छुपा होगा तो भी निकाल लेंगे। अगर दुर्घटना है तो दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है। खैर, एक बड़ी दुर्घटना टल गई। अच्छे इंतजाम की वजह से किसी की जान नहीं गई। महाकुंभ में सीएम योगी ने तगड़े इंतजाम किए हैं जो कल भी दिख गए। इसके बावजूद राजनीति हो रही। इसी तरह महाकुंभ में कुछ बाबाओं को लेकर भी विवाद खड़ा हो रहा है। महाकुंभ में दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। हर फील्ड से सनातन में आस्था रखने वाले लोग यहां आ रहे हैं। करोड़ों की नौकरी और मॉडलिंग वाली दुनिया छोड़कर लोग सनातन के रंग में दिख रहे हैं। आईआईटी बाबा और हर्षा रिछारिया इसके 2 उदाहरण हैं। ये दोनों ही अब तक महाकुंभ में भयंकर वायरल थे। दोनों की जबरदस्त चर्चा हो रही थी। जैसे जैसे ये वायरल हो रहे हैं, चर्चित हो रहे हैं, वैसे ही इनको लेकर कंट्रोवर्सी भी हो रही है।
लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि अगर ये गुमनाम रहते और महाकुंभ में चर्चा में ना आए होते तो शायद ये विवाद भी ना होते। लेकिन अब सवाल उठ रहा कि दोनों गायब कहां हो गए। आईआईटी बाबा को लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो आईआईटी बाबा के आचरण को लेकर हो रही है। जूना अखाड़े के महंत ने आईआईटी बाबा अभय सिंह के बारे में जो कहा वो हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि आईआईटी बाबा कोई साधु था ही नहीं, वो अखाड़े के नहीं थे, वो मवाली था और जगह जगह रुकता और खाता था। वो गलत आदमी था, उसे मारकर निकाल दिया। वो हमारे अखाड़े का नाम बदनाम कर रहा था। अभय सिंह खुद को सोमेश्वर पुरी का शिष्य बताता था, जबकि सोमेश्वर पुरी का निधन 20 साल पहले हो गया है। अभय सिंह इधर उधर पड़ा रहता था, कभी इसके टेंट में तो कभी उसके टेंट में जाता था। जब इसके बारे में पता चला तो पीट कर उसे भगा दिया। हो रहे विवाद पर हमारे सहयोगी को आईआईटी बाबा ने क्या बताया। इतनी बातें हो गई कि आप अशांत हो गए। कईयों ने तो ये कहा कि उनका दिमाग हिल गया है कि कोई मिले। मुझे मिला 16 मढ़ी के पास, उन्होंने कहा वो खिसक गए हैं और इसीलिए वो खिसक गए हैं। नहीं, ये सब तो पहली बार थोड़ी हुआ मेरे साथ, बहुत पहले भी होता गया है। लोगों को ऐसे ही लगता है क्योंकि जब अब तुम्हारे हर एक भाव होते हैं ना अलग अलग टाइप के। जैसे मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ जैसे कृष्णा, काली और शिव। अब तुमको कृष्णा पसंद आता है ज्यादा क्योंकि वो हंसता खेलता रहता है, मजाक करता रहता है, उल्टा पुल्टे जवाब देता रहता है। बट जब काली आते हैं वो बोलते हैं कि हाँ कुछ बकवास की तो सीधा खत्म, तब तुमको पसंद नहीं आता है वो। जबकि ऊर्जा वो सेम ही वैराग्य से आ रही है। एक वैराग्य में बस वो खेल के हिसाब से देख रहा है उसको कि हाँ इसका कोई मतलब नहीं है, ये खेल है। दूसरे वैराग्य के अंदर वो बोल रहे कि नहीं ये कुछ मतलब नहीं है इस चीज का, तो इसको यदि कुछ खत्म भी कर दिया जाए तो भी कोई मतलब नहीं है। महाकुंभ में पहुंचकर आईआईटी बाबा वायरल हुए तो उनके पुराने बयान भी सुर्खियों में आने लगे, जिनकी वजह से लोगों को उन पर सवाल उठाने का मौका मिल रहा है। जैसे आईआईटी बाबा सिंह को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही। कोई इसे अध्यात्म की ताकत बता रहा है, कोई सनातन को प्रणाम कर रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में 2 किरदार ऐसे भी हैं जो सबसे ज्यादा परेशान। अभय सिंह के माता पिता बेटे के बात करते करते भावुक हो जाते हैं। एक तरफ अभय सिंह जीवन दर्शन को समझ रहे हैं तो वह उनके पिता चाहते हैं वो किसी भी हाल में घर वापस आ जाए। एक बार आईआईटी बाबा के माता पिता को सुनिए। 34 साल की उम्र है उसकी, आईआईटी वैसे कर रहा है वो, तो उसके ऊपर प्रेशर तो डाल नहीं सकते। और कौन माँ बाप चाहेगा कि भाई आपका बालक जो है वो वैरागी बने, जो एक ही लड़का हो। और तो देखो, क्या आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए फिर से? मैं तो चाहता हूँ कल ही आ जाए। और यदि कोई इस तरह के हालात हों तो मैं कोशिश तो करूंगा उससे मिलने की भी। तो मनाने की कोशिश कभी की कि छोड़ो अध्यात्म, वापस आओ, गृहस्थ जीवन में करो, पारिवारिक जीवन में आओ, कभी इस तरह से आप लोगों ने मनाने की कोशिश की? तो 3-4 दिन पहले तो इल्म हुआ कि भाई उसने इस तरह वैराग्य धारण कर लिया। उससे पहले तो उसने कभी संकेत ही नहीं दिए। अब मैं वैराग्य भी ले सकता हूँ। वैसे सर अध्यात्म की तरफ क्या पहले से उनका झुकाव था बचपन से? बचपन से तो नहीं था। कनाडा से आने के बाद मैं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है भिवानी, वहां ले गया था तो मैंने वो डॉक्टर से पूछी थी। आईआईटी बाबा के माता पिता चाहते हैं कि वो घर लौट आए, लेकिन आईआईटी बाबा अपने माता पिता पर दिए बयानों की वजह से भी कंट्रोवर्सी में आ गए। लोग माता पिता को लेकर उनकी सोच पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए अपने माता पिता से अपनी रिलेशनशिप को लेकर आईआईटी बाबा ने क्या बोला है। माँ बाप तो हमारे सनातन में हमेशा ईश्वर का ही रूप माने गए हैं। सबसे पहले प्रातःकाल उठ के उन्हीं के पैर छूने का विधान बताया गया है शास्त्रों में। और आप कह रहे हैं कि वही आपके साथ, आप उस तरीके से उनको परसीव ही नहीं करते? नहीं, वो तब तक है ना, वो गृहस्थ के अंदर ही है। वो गृहस्थ के बाद यदि तुम सत्य को देखोगे तो उसके हिसाब से तो तुम्हारे लिए अपने माँ बाप ज्यादा होने ही नहीं चाहिए दूसरे के माँ बाप के हिसाब से। तुम अपने पड़ोसी को भी बराबर मानोगे और अपने घर वाले इंसान को भी बराबर मानोगे। सत्य तो वही होगा, तभी तो तुम्हारी डिटैचमेंट और वो सब कम होगी कि हाँ मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। जो आप अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, सारे के सारे इश्यू तो वही से अटकते ना कि जो चीज मेरी है वो सिर्फ मेरी होने की वजह से उस चीज की इंपॉर्टेंस हो गई है कि वो मेरी मम्मी पापा। अरे तो उनको इक्वल ही मानते हुए, बाकियों से इक्वल मानते हुए, कोई आपसे मिलना चाहता है जिसने आपको जन्म दिया तो आप जाएंगे मिलने? मतलब वो इक्वल मानते हुए तो वो मिलते ही नहीं है ना। मतलब वो तो ऊपर मान के मिलना पसंद करते हैं हमेशा कि आप जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला जिन्होंने आपको जन्म दिया है। नहीं, मैंने भी उनको बनाया है ना। लोग इस चीज को नहीं समझते कभी कि डुअल रिलेशनशिप में हमेशा एक रिलेशनशिप दूसरे रिलेशनशिप को पूर्ण करती है। माँ बाप जब तक हो ही नहीं सकते, माँ बाप जब तक पुत्र और पुत्री ना हो।
आईटी बाबा अभय सिंह से जुड़े विवाद पर सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर चर्चाएं हो रही हैं। अभय सिंह भी अपने अजीबोगरीब बातों और हरकतों से इन चर्चाओं को खाद पानी दे रहे हैं। कभी वो मलंग बनकर नाचने लगते हैं तो कभी फक्कड़ों की तरह घूमते दिखते हैं। कोई अभय सिंह को ढोंगी कहता है तो किसी के लिए अभय सिंह फिलोसोफर हैं जो दर्शन की बातें करते हैं। अब उनके नए हुलिये की चर्चा हो रही है जिसमें वो माथे पर सिंदूर लगाए दिख रहे हैं। अभय सिंह ने सिंदूर क्यों लगाया है, सुनिए क्या बता रहे हैं। ये चेहरे पे मुस्कान तो वैसे ही है आपकी, लेकिन मैं ये मांग भरी हुई क्यों देख रहा हूँ, यहाँ ऊपर सिंदूर क्यों है? ये सब मैं करता रहता हूँ ना, अलग अलग ऊर्जा के लिए। ये सब को आप मतलब ऊपर वाली लीला मानो ना उसको। ऊर्जाओं को जागृत करने के लिए क्या है ये? हाँ, ऊर्जाओं को जागृत करने के लिए अपने अंदर से वो मेंटली भी रहता है ना ये चीज कि तुमने ये चीज की है तो अब तुम काइंड ऑफ लाइक वो चीज हट गई है साइकोलॉजिकली। इसलिए कि मान लो तुमने खुद से शादी कर ली, इनको ऐसे देखो ना, खुद से शादी कर ली मतलब कि अब तुम अपने आप में ही पूर्ण हो गए हो। तुमको कोई और नहीं चाहिए पूर्ण करने के लिए। दोनों का कहना है कि वो अपने जीवन का अर्थ तलाश रहे हैं, अध्यात्म के सहारे अपने प्रश्नों का उत्तर खोज रहे हैं और इसी दौरान महाकुंभ में टॉकिंग पॉइंट बन गए। यह भी कहा जा रहा है कि इन दोनों की वजह से अखाड़ों में लोग परेशान होने लगे थे। दोनों की हरकतों की वजह से बेवजह का विवाद हो रहा है। इसी वजह से दोनों को एक तरह से महाकुंभ से चले जाने के लिए कह दिया गया। अब इसमें कितनी ब्रेक के बाद पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के महाकुंभ जाने की तारीख तय हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी 5 फरवरी को प्रयागराज जा सकते हैं। पीएम मोदी उसी दिन महाकुंभ भी जा सकते हैं। 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाकुंभ में संगम स्नान के लिए आ सकती हैं। वहीं उपराष्ट्रपति धनखड़ 1 फरवरी को पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए आ सकते हैं, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 फरवरी को महाकुंभ जा सकते हैं, यह बताया जा रहा है।